आगे बढ़ते हैं इस हमारे शो के अगले सेगमेंट की तरफ, जहां पर हम बात करते हैं कि आज कौन से जो स्टॉक्स हैं वो आज खबरों में बने हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो नाम है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का है। लगातार इसको लेकर के खबर आ रही कि गवर्नमेंट की तरफ से काफी सपोर्ट है, गवर्नमेंट की तरफ से काफी जो है ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं कंपनी को। आज जो खबर है वहां पर 633 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को कोचिन शिपयार्ड की तरफ से। बीएल का स्टॉक लगातार हम देख रहे हैं कि मंथ ऑन मंथ देखें या फिर पूरे साल की बात करें, पूरा मार्केट नीचे था, लेकिन उसके बावजूद भी बीएल के स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दी, आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। यहां से किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको शुभम, और क्या टारगेट्स होंगे अगले 2 से 3 महीनों के लिए? देखिए, अगर आप बीईएल एज अ कंपनी भी देखोगे, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जैसे आपने कहा कि बाजार कंटिन्यूस टूट रहा था, बट बीईएल एक ऐसा स्टॉक था जो टूट नहीं रहा था। उसके पीछे रीजन होता है, बिकॉज अगर आप देखोगे उनकी जो ऑर्डर बुक्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑर्डर बुक्स को रिसेंटली कोचिन शिपयार्ड के ऑर्डर बुक की वजह से एक बहुत बड़ा बूस्ट भी मिला है। रेवेन्यू विजिबिलिटी एक आइडिया लग जाती है मार्केट्स को। और बीईएल का रेवेन्यू बहुत ही तेजी से ग्रो हुआ है लास्ट 3 to 4 इयर्स में। और इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे, जो बीईएल है वो मल्टीपल सेगमेंट्स में काम करते हैं डिफेंस सेक्टर्स के। तो मार्केट को ये पता है कि आने वाले टाइम में डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जहां पे न्यू ऑर्डर्स इंडियन कंपनीज को कंटिन्यू मिलती रहेगी, और वही इम्पैक्ट आपको बीईएल के शेयर प्राइस में दिख रहा है। चलिए, तो कुछ टारगेट होंगे आगे लिए शुभम? हाँ, अगर आप देखोगे, बीईएल अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बीईएल 430 का लेवल क्रॉस करता है तो आप अपना एक न्यू पोजीशन बनाने का प्लान कर सकते हो, और इस वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, वहां तक आने तक का वेट कीजिए। न्यू न्यू लेवल्स यहाँ से बनाना मुझे ऐसा लगता है कि सही राय नहीं है। चलिए, ठीक है। अगला जो काउंटर है शुभम वो है एचसीएल टेक्नोलॉजीज का। यहाँ पर जो न्यूज़ है वो ये है कि यूएई का जो लार्जेस्ट बैंक है डीआईबी, उनके साथ इन्होंने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करी है, और एचसीएल उनको मदद करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करने में और तेजी से अडॉप्ट करने में उनकी मदद करेगा। और जिसके लिए इन्होंने एक पार्टनरशिप यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है एचसीएल टेक में। एचसीएल टेक की अगर आज के दिन पर बात करें तो करीब 3.5% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। 1540 के आसपास में ये जो स्टॉक है वो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और आईटी का जो सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं अब बन चुका है, पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। पूरे साल हमने देखा कि परफॉर्मेंस नहीं दी आईटी सेक्टर ने, और अंडर परफॉर्म ही करता रहा। सारे ही जो काउंटर्स थे वो अंडर परफॉर्म कर रहे थे। इंडेक्स की भी बात करें वहां पर भी अंडर परफॉर्मेंस थी। और ऐसे में अब जो है धीरे धीरे जो बिल्डअप है वो बनना शुरू हो चुका है। चाहे हम इन्फोसिस की बात करें, विप्रो की बात करें, जो रिजल्ट्स हैं वो भी ठीक ठाक ही थे शुभम इस बार के। ऐसे में एचसीएल टेक को राइट। लेकर क्या व्यू बन रहा है आपका? टेक्निकली जानना चाहेंगे कि चार्ट्स पे कैसा लग रहा है और क्या लेवल्स होंगे यहाँ के लिए आगे? देखिए, जैसे जस्ट मैंने अभी आपको कहा था कि आईटी इंडस्ट्री और बैंकिंग इंडस्ट्री दोनों एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री अगर ग्रो करेगी तो वो एक आईटी कंपनीज के लिए भी बेनिफिशियल होगी। अगर आप देखोगे एचसीएल टेक अगर ये लेवल क्रॉस करता है जो कि 15,500 का लेवल है, तो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली दिख सकती है जो कि डायरेक्ट 1700 का एक लेवल होगा। हम्म। तो अगर 1540 का लेवल क्रॉस होता है और सस्टेन करता है एचसीएल टेक, तो आपको एक 1700 का एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखेगा। इसके पीछे रीजन ये भी है कि आईटी एज एन ओवरऑल सेक्टर भी अंडर वैल्यूड है। मीडियन पी के सस्ते में मिल रही है। और यही सेम चीज मैंने आपको लास्ट मीट में भी हमने डिस्कस की थी। मैंने आपको बताया था कि निफ्टी आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहां से एक टर्न अराउंड स्टोरी दिख सकती है, और वो अभी स्लोली स्टेडीली चालू हो चुकी है। चलिए, ठीक है। अगला जो काउंटर है शुभम यहाँ पर वो है इन्फोसिस का। इन्फोसिस को लेके खबर है कि इन्फोसिस के जो प्रमोटर्स हैं, दो जो प्रमोटर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। पहला नंदन नीलेकनी और दूसरा सुधा मूर्ति। ये दोनों ने ही डिसाइड किया है कि कंपनी जो अपना बाईबैक करने वाली है 18,000 करोड़ का, उसमें ये दोनों ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो प्रमोटर्स हैं इन्फोसिस के, उनके पास कलेक्टिवली करीब 13.5% जो है हिस्सेदारी कंपनी की मौजूद है। अब कंपनी 18,000 करोड़ का बाईबैक कर रही है, लेकिन बाईबैक में ये जो दो प्रमोटर्स हैं नंदन नीलेकनी और सुधा मूर्ति, ये दोनों लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हुए नजर नहीं आ रहे। इन्फोसिस के रिजल्ट्स भी अनाउंस हुए, रिजल्ट्स भी ठीक ठाक थे। इन्फोसिस को लेकर के खबरें भी अब पॉजिटिव आ चुकी हैं। स्टॉक ने भी चलना यहाँ से शुरू कर दिया है। इन्फोसिस को लेकर के क्या व्यू बन रहा है आपका यहाँ से शुभम? अगर आप देखोगे 5 ईयर वैल्यूएशंस के हिसाब से, इन्फोसिस बहुत ही सस्ती है। ओवरऑल 5 इयर्स के पी रेशियोज अगर आप कंपेयर करोगे करंट पी रेशियोज के हिसाब से, तो आपको इन्फोसिस ओवरऑल ही बहुत ही सस्ती दिखेगी। कोई बहुत नो ब्रेनर है इन्फोसिस, टू बी ऑनेस्ट।
जैसे आपने कहा कि बायबैक ये एक ऐसा शो करता है कि कंपनी अपने प्रमोटर्स अपने कंपनीज को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और इन्फोसिस ने, अगर आप देखोगे, लास्ट मंथ में कंपनी ने अनाउंस किया था कि एक बायबैक इशू होने वाला है, जिसकी वजह से इन्फोसिस में तेजी आना स्टार्ट हो चुकी थी। और हमेशा जब भी एक सेक्टर डाउन साइड में होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है वो ये डिसीजंस दे के या ये डिसीजंस लेके शो करती है कि अभी भी कंपनी को लेके प्रमोटर्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो इन्फोसिस के लिए ओके। बहुत अच्छा प्लेन। अगला जो काउंटर है शुभम, वो पीएसयू काउंटर है, एनएमडीसी। एनएमडीसी को लेकर के खबर आई कि इन्होंने अपने आयरन और लंप जो है उसके प्राइजेस को इन्होंने यहाँ पर कम कर दिया है, और वो कम से कम उन्होंने 500 रुपये पर टन के हिसाब से यहाँ पर जो है अपने जो प्राइजेस हैं उनको यहाँ पर कम किया है। और अब जो प्राइजेस हैं उसे फिक्स करके 5,550 रुपये पर टन के हिसाब से उसे फिक्स कर दिया गया है। एनएमडीसी, खैर ये बहुत ही बिजनेस ओरिएंटेड न्यूज है। आई डोंट नो कि इसका किस तरीके से उस पर लेकिन मैं आपसे टेक्निकली समझना चाहूंगा यहाँ पर कि आप क्या देख पा रहे हैं एनएमडीसी के स्टॉक को लेकर के, और आपका क्या व्यू बन रहा है यहाँ से। देखिए अंकित जी, जब भी एक प्राइस कट होता है ये कंपनी के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव चीज़ नहीं है। इसलिए अगर आप देखोगे तो एनएमडीसी का शेयर प्राइस भी आज 3% डाउन है। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक प्राइसेस में बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगता है वो स्टेबल रहने वाला है, जो कि एनएमडीसी के मैनेजमेंट ने भी ये कहा है कि डोमेस्टिक प्राइसेस जो है आयरन ओर के वो स्टेबल रहने वाले। बट यही है कि अगर अगर कंपनी प्राइस कट कर रही है तो कंपनी प्राइस सर्च की वजह से एक डिमांड में प्रॉब्लम फेस कर रही है, जो कि ओवरऑल दिख रहा है कंपनी के शेयर प्राइस से भी और कंपनी के रेवेन्यू से भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदल स्टील से एक बार एक आइडिया लगेगा आयरन ओर प्राइसेस का। अगर उन्होंने भी प्राइस कट करना स्टार्ट किया, इनडायरेक्टली हमको ये आइडिया लग जाएगा कि ओवरऑल सेक्टर में प्रॉब्लम है या ओवरऑल डिमांड में प्रॉब्लम है। जब तक वहां से एक प्राइस कट का आइडिया नहीं लगता, तब तक हम एक प्योर या एक एक वन साइडेड कॉल नहीं ले सकते एनएमडीसी को लेकर। चले, एनएमडीसी के लिए अभी थोड़ा सा अवॉइड करने की ही सलाह होगी। यहाँ से आपको जो आगे भी कंपनी की जो कमेंट्री आती है उस पर ध्यान रखना होगा, और किस तरीके से आगे जो है फंडामेंटल्स में किस तरीके से बदलाव होते हैं, कंपनी क्या कुछ करती है उस पर राइट। बता। अगला जो काउंटर है शुभम यहाँ पर वो है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स की तरफ से जो खबर है वो ये है कि उन्होंने पिछले 30 दिनों में, यानी कि नवरात्रि से लेकर के दिवाली के बीच में, उन्होंने 1 लाख व्हीकल्स जो है उन्होंने बेची हैं। और इसमें एसयूवीज भी जो है वो शामिल हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं, और साथ ही साथ जो है ट्रैक्शन बहुत अच्छा बना हुआ है। टाटा मोटर्स के जो सीईओ हैं और डायरेक्टर शैलेश चंद्रा, उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आ चुकी है कि जो फेस्टिवल का की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं वापस लौट रही है टाटा मोटर्स के पास, और 30 दिन में 1 लाख का नंबर क्रॉस करना बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ से टाटा मोटर्स का स्टॉक हमने देखा अभी डीमर्जर हुआ, उसकी वजह से भी यहाँ पर थोड़ा स्लो डाउन है, कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया। ऊपर के लेवल से पिछले साल से अगर हम देखें तो ऊपर के लेवल से भी करीब 40% तक की तो करेक्शन देखने को मिली चुकी थी डीमर्जर से पहले तक भी। यहाँ से अब क्या करना चाहिए शुभम टाटा मोटर्स में। देखिए अंकित जी, अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली एफआईएस और डीआईएस के जो काउंटर्स है वो जेएलआर को लेके बेट किए हैं उन्होंने। बिकॉज जेएलआर एक ऐसा सेगमेंट है टाटा मोटर्स को लेके जो कि कंटिन्यूस लास्ट 10 to 15 ईयर्स से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। बट अगर आप देखो कि टाटा मोटर्स ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि जेएलआर जो है वो फुली रिज्यूम बाई जनवरी 2026 होने वाला है। तो जब मुझे ऐसा लगता है कि बाई स्टार्ट ऑफ द जनवरी 26 वहां से एक अच्छा अच्छा तेजी दिखना स्टार्ट करेगा। बिकॉज अगर आप देखो कि कोई भी ऑटो कंपनीज है, अगर वो मारुति सुजुकी हो या महिंद्रा महिंद्रा, वो सब ऑल टाइम हाई पे है। उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तेजी दिखाई दे रही है, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल एक ऐसा सेगमेंट है जिसने बहुत ही अच्छी तेजी ग्रोथ दिखाई है लास्ट 3 मंथ्स में, जब से एक जीएसटी का अनाउंसमेंट हुआ है। बट टाटा मोटर्स का ही एक ऐसा शेयर है जो अभी तक कंस्ट्रक्शन फेजेस पे है, अभी भी डाउन डाउन ट्रेंड साइकिल पे है। और मुझे ऐसा लगता है तेजी यहाँ पे आपको तब से दिखाई देगी जब से जेएलआर फुली रेज्यूम प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। चलिए, तो जेएलआर की तरफ से अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जिस तरीके से हमने पिछले महीने भी हमने देखा कि जो साइबर अटैक्स हुए उसकी वजह से काफी एग्जैक्टली। जो टोटल लंदन बेस्ड जो उनका जेएलआर का जो सेगमेंट है जहां पर प्रोडक्शन करते हैं वो रेंज रोवर और जो उनकी गाड़ियां हैं, उसमें काफी स्लो डाउन आया, काम भी रुका बीच में। लेकिन उसके बाद से यूके गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सपोर्ट भी आता हुआ देखा टाटा मोटर्स के लिए। तो देखते हैं कि किस तरीके से बिजनेस जो है अब दोबारा से शुरू होता है, प्रोडक्शन में किस तरीके से क्या कुछ चीजें अपडेट्स आती हैं, तो उसके बाद हम टाटा मोटर्स पर थोड़ा सा क्लियर आउट हो चीजें हो पाएंगी।
चलिए। शुभम, अगला जो काउंटर है यहाँ पर वो है पंजाब नेशनल बैंक का। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से न्यूज़ है कि उन्होंने कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अपना जो स्टेक है उसे डाइवेस्ट किया है, और ऑफर फॉर सेल के जरिए वो आईपीओ में इसे डाइवेस्ट कर रहे हैं। 23% जो थी वो हिस्सेदारी पहले थी, अब उसे कम करके 13% कर दिया जाएगा आईपीओ के बाद। पीएनबी को लेकर के अब यहाँ से आपका क्या व्यू बन रहा है? खैर, ये तो ओएफएस की न्यूज़ है, इसका कोई पीएनबी के स्टॉक पर मुझे जहां तक लगता है इतना असर नहीं होना चाहिए, लेकिन आप पीएनबी को लेकर के यहाँ से क्या व्यू बन रहा है आपका? अगर आप देखोगे अंकित जी, लास्ट 2 साल पहले एक बार पीएसयू कंपनीज को लेके मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग तेजी आई थी, जहाँ पे जो भी पीएसयू बैंक्स हैं वो भी डबल हो गए थे, 100% से जंप हो चुके थे। उसके बाद एक अच्छा खासा करेक्शन आया पीएसयू कंपनीज में, पीएसयू बैंक्स में भी। और पीएनबी करंट वैल्यूएशंस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन है बाय करने के लिए। बैंकिंग सेक्टर एक ओवरऑल पॉजिटिव अप ट्रेंड में चल रहा है, और पीएनबी बैंक में भी वो तेजी आपको दिखाई देगी थोड़े टाइम में। चलिए, ठीक है। शुभम, एक आखिरी काउंटर यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, वो है टोरेंट फार्मा का। टोरेंट फार्मा को सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से उन्हें एक एक्विजिशन का अप्रूवल मिल गया है। वो जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स को वो एक्वायर करने वाले हैं। इसके बाद जेबी केमिकल्स में उन्होंने करीब 19,500 करोड़ रुपए का एक वो मेजर स्टेक जो है एक्वायर कर सकते हैं, ऐसा सीसीआई की अप्रूवल के बाद होने वाला है। टोरेंट फार्मा को लेकर के आपका यहाँ से क्या व्यू बन रहा है? टोरेंट फार्मा एक बार चेक कर लेते हैं क्या है आज एक्शन यहाँ पर। टोरेंट फार्मा फ्लैट ही है आज, 3,614 पर सुबह ट्रेड कर रहा है ये। क्या करना चाहिए इस पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो जेबी केम का जो डील है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स के लिए। जेबी केमिकल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और जो प्राइस पे इन्होंने डील क्लोज की है मुझे लगता है वो ज़्यादा पॉजिटिव टोरेंट फार्मा के थ्रू से, ना कि जेबी केम के थ्रू से। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से मुझे लगता है टोरेंट फार्मा बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है। करंटली जो लेवल्स पे है, जो 3613 का जो लेवल है, मुझे ऐसा लगता है कि वो 3800 तक जा सकता है। तो अगर कोई न्यू पोजीशन बनाने का प्लान कर रहे हैं तो ये एक अच्छा लेवल है जहाँ पे आप अपना एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना सकते हो 3800 तक का।